Hey friends, how are you all? I hope you are doing a great study at home और आपके स्टडी को बूस्ट करने के लिए, आपके स्टडी को हेल्प करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं विद द रिवीजन ऑफ सीए इंटर लॉ। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग चालू कर रहे हैं अपने सीए इंटर लॉ के रिवीजन के साथ, तो स्टे ट्यून विद मी फॉर द रिवीजन वीडियोस दैट आई विल बी अपलोडिंग इन फ्यूचर। सो now this is the first session of the revision, so we will have a summary of how we are going to complete this revision batch. Okay, so उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना पेपर पैटर्न कैसे होता है और किस प्रकार से सवाल अपने एग्जाम में आते हैं और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए होता है, उसके हिसाब से हम अपना रिवीजन जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है सीए इंटर लॉ का जो पेपर है, सीए इंटरमीडिएट लॉ का जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है एमसीक्यू और दूसरा है अपना सब्जेक्टिव। यस नो, अगर एमसीक्यू की बात करता हूं तो ये आता है अपने को 30 मार्क्स के लिए, यस नो, एज यू ऑल नो, और सब्जेक्टिव आता है अपना 70 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब एमसीक्यू की अगर बात करता हूं जो 30 मार्क्स के लिए अपने को आने वाला है, ठीक है ना, उसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करता हूं तो आपको पता है कि एमसीक्यू का पैटर्न ऑफ क्वेश्चन थोड़े बदल चुके हैं। तो आपको यहां पे दो बड़े केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके, जहां पे आपको केस स्टडी पूरा जाएगा और उसके नीचे आपको तीन तीन सवाल पूछे जाएंगे जो दो दो मार्क के ईच होंगे। मतलब एक सवाल जो है, एक क्वेश्चन 6 मार्क का रहेगा, तो 6 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 2 क्वेश्चंस इज इक्वल टू 12 मार्क्स का आपका ये एक पार्ट हो जाएगा जो केस स्टडी बेस्ड आपको आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड, केस स्टडी एमसीक्यू। और दूसरा है इंडिविजुअल एमसीक्यू जो आपको इंडिविजुअल तरीके से पूछे जाएंगे, जहां पे आपको एक सवाल और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ओके, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इंडिविजुअल में अगेन मैं डिवाइड करता हूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक तो आपके दो दो मार्क्स के 4 सवाल बनेंगे जो 8 मार्क्स के होंगे, ओके, और एक मार्क का आपके 10 क्वेश्चन आपको सामने आएंगे जो कुल मिला के आपको 10 मार्क्स देके जाएंगे। तो ये हो गए 12 और ये 8 और ये 10, कुल मिला के कितने हो गए बोलो, 30। ठीक है, सो आपका ये 30 मार्क्स का एमसीक्यू पैटर्न क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अगर सब्जेक्टिव की बात करता हूं 70 मार्क्स, ओके, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड करता हूं कंपलसरी क्वेश्चन और ऑप्शनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यू हैव टू अटेम्प्ट इट, और देन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 4। तो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन उठाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो आएगा कुल मिला के 19 मार्क्स के लिए, और ये जो रहेंगे वो 17 मार्क्स के ईच रहेंगे। 17 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 3, कुल मिला के 51 मार्क्स। अगेन 19 प्लस 51 इज इक्वल टू हाउ मच, कम ऑन, 70। सो ये कुल मिला के 70 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कुल मिला के 5 सवाल है, सब्जेक्टिव में 5, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी और बाकी बचे हुए 4 में से आपको 3 क्या है उठाने हैं और सॉल्व करने हैं। अब इसमें यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ओके, इसमें आपको अंदर जो है वो क्या नहीं मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 लिया तो उसमें जो भी ABCD क्वेश्चन है वो चारों के चारों अटेम्प्ट करने हैं। उसमें ऐसे नहीं होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सवाल दिए उसमें से 4 उठाने हैं, नहीं, आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूरा का पूरा सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन उसमें कंपलसरी है। इसमें आपको इंटरनल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब अगेन 30 मार्क्स को मैं वापस डिवाइड करता हूं एमसीक्यू को, तो एज यू ऑल नो कंपनी लॉ जो होगा आपका, ठीक है ना, जो अपना सीए इंटर का सिलेबस है, आना भाई, होना इधर, होना होना होना, नीचे आ नीचे आ नीचे आ नीचे, क्या होगा इसका, सो जो अपना लॉ का सिलेबस है, ओके, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अपना कंपनी लॉ और एक है अदर लॉ।
सो कंपनी लॉ एज यू ऑल नो 60 मार्क्स और ये है 40 मार्क्स, यस और नो। तो उसी के बेस पे अपने ये एमसीक्यू वगैरह भी डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसमें से 30 मार्क्स में से 18 मार्क्स यानी कि 60% आपका कंपनी लॉ के ऊपर मिलेगा और 12 मार्क्स जो रहेगा वो आपको आएगा अदर लॉज के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, सब्जेक्टिव की बात करता हूं, तो इसमें भी आपको कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 12 मार्क्स का कंपनी लॉ आएगा, ओके, इसको थोड़ा निकालता हूं मैं, और 7 मार्क्स का आपका अदर लॉ आएगा। और जो बाकी बचे हुए 17 मार्क्स के हैं उसमें से अगेन 10 मार्क्स का आपका कंपनी लॉ है और 7 मार्क्स का आपका अदर लॉ है, ओके। तो कुल मिला के यहाँ पे 30 और यहाँ पे 12, 42। तो आउट ऑफ 70 मार्क्स 42 मार्क्स का आपका कंपनी लॉ है और बचे हुए 28 मार्क्स का आपका जो है वो आएगा आपका अदर लॉ। तो यहाँ पे 60-40 में ये भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में कंपनी लॉ, अदर लॉ, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो आपके इस प्रकार से मार्किंग वेटेज आपको अवेलेबल है। तो बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन यू शुड हैव दिस इन माइंड दैट कितने टॉपिक्स के कितने एमसीक्यू, कितने टॉपिक्स के कितने अदर एमसीक्यू, कितने टॉपिक्स के कितने सब्जेक्टिव, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है, कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, ये दिमाग में जरूर आपके होना चाहिए, ठीक है। उसमें उसके बाद अगर मैं सिलेबस में आता हूं, ठीक है, तो कंपनी लॉ की बात करूंगा मैं। तो कंपनी लॉ में अपने पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। उसमें से पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फिर आएगा आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, उसके बाद आएगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आपका आएगा डिपॉजिट, फिर आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। उसके बाद आएगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आएगा डिविडेंड का चैप्टर, फिर आएगा आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड फिर आएगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चैप्टर आपके कंपनी लॉ में है। और अदर लॉ में आपके पास है पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट, फिर आएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ओके, ये 4 है, ठीक है। सो कंपनी लॉ की अगर बात करता हूं, ये तो ये 10 चैप्टर्स है, इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमेशा सवाल आता ही है। अगर मैं पिछले 4 अटेम्प्ट को लेता हूं और वहां से मैं उसको अगर डिवाइड करता हूं, वहां से वेटेज निकालता हूं, तो बच्चों मैं आपको बोल दूं कि डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ओके, इसके ऊपर एक सवाल जरूर बनता है, मतलब बनता है, ऐसे एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें इसके ऊपर सवाल नहीं आता है। तो ये अपने लिए क्या हो गए बोलो, कैटेगरी ए टाइप के क्या हो गए बोलो चैप्टर्स है, जो पूरे के पूरे चैप्टर्स करने हैं, हालांकि छोटे छोटे चैप्टर्स है जिसके ऊपर सवाल आते हैं और बहुत सिंपल भी चैप्टर्स है, इसमें से हमको मार्क्स गंवाना नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये जो चैप्टर्स है वो आपको आने वाले हैं कुल मिला के 17 मार्क्स। तो 17 मार्क का जो 60 में से 17 मार्क का जो सवाल है या फिर क्वेश्चंस है वो इसमें से ही आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं जिसमें से आपको पढ़ाई करना है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमेशा सवाल आते हैं अगेन, वो है आपके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। चलो मैं येलो ही करता हूं उसको बिकॉज ये आपने करना ही है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, इसमें सवाल आते हैं। उसके बाद अगर बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, उसके बाद करता डिपॉजिट एंड प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, ओके। तो ये जो चैप्टर्स है ये आपको जरूर करने हैं, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करता हूं यहां पे तो यहां पे देखो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट की बात करूंगा तो ये 5 मार्क का एवरेज क्वेश्चन आपको आएगा, मतलब आएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में 5 मार्क का सवाल जरूर बनेगा और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 10 मार्क का सवाल जरूर बनेगा और डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिटर के ऊपर कुल मिला के 17 मार्क्स के तीनों मिलके आपको सवाल आने वाले। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 27 और ये 10, तो 27 और 10 37, तो अराउंड 37 आउट ऑफ 60, मतलब 60 मार्क्स में से 37 मार्क्स का आपको ये जो 4 चैप्टर्स है, 4 यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर आपको करवा के देंगे, ठीक है। तो हमको रिवीजन करने के टाइम पे इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर पहले इंपॉर्टेंस देना है और फिर आगे बढ़ना है, बिकॉज सारी बातें एक साथ करने जाएंगे तो बच्चों आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती है और कैसे करें क्या करें ये नहीं समझेगा।
तो कंपनी लॉ में अगर आपको रिवाइज करना है तो पहले ये चैप्टर्स रिवाइज करेंगे और फिर बाकी के चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। हाँ, मेरे पास मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्ट है जिसमें से किसके ऊपर सवाल आते हैं किसके ऊपर सवाल नहीं आते, वो भी सब डिवीजन है। जब मैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का रिवीजन करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसमें से ये पार्ट पहले रिवाइज करो, ये पार्ट बाद में रिवाइज करो। उसके बाद शेयर एंड शेयर कैपिटल में से कौन सा पार्ट पहले रिवाइज करना है, कौन सा पार्ट बाद में रिवाइज करना है, वो उस रिवीजन लेक्चर में कवर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में भी कौन सा पार्ट रिवाइज करना है, कौन सा रिवाइज नहीं करना है, ये भी मैं आपको उस टाइम पे समझाऊंगा। सेम गोज विद इनकॉर्पोरेशन, सेम गोज विद प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट, सेम गोज विद डिपॉजिट ऑल्सो। अगर डिपॉजिट की भी बात करूंगा तो डिपॉजिट के ऊपर भी बच्चों 4 मार्क का सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 37 में और 4 मार्क ऐड कर दो 40, 41, तो 40 टू 41 मार्क्स का 60 में से ये मार्क्स कमा के देंगे। और बच्चों अगर ये टॉपिक्स आप नहीं करोगे तो बहुत ही बड़ा क्रंच आपसे छूट जाएगा और एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी मैंने येलो मार्क करे हुए हैं इन चैप्टर्स का रिवीजन हम लोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाकी के चैप्टर्स में घुस जाएंगे। उसमें से भी मैनेजमेंट के कौन से चैप्टर करने, कौन से चैप्टर नहीं करने, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर रिवीजन द डे बिफोर एग्जामिनेशन। तो डे बिफोर एग्जामिनेशन इसी को रिवाइज करना है और अपनी रिवीजन बैच भी इसी के साथ आगे बढ़ेगी, इसी फ्लो के साथ आगे बढ़ेगी। क्लियर है बात? अदर लॉ की बात करता हूं तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12 मार्क्स के लिए आ सकता है। उसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8, जनरल क्लॉज एक्ट 6 और 6। ओके, तो इस मार्क इस प्रकार से इनके जो 12 और ये अराउंड, तो अराउंड ये कुछ तो 32 मार्क्स ओके का आपका क्रंच हो सकता है। इसमें एमसीक्यू ऐड कर देंगे तो 40 के आसपास ये बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अदर लॉ की है। हाँ, इसमें से भी किसी एक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को करना है, निगोशिएबल को करना है, जनरल क्लॉज को करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करना है, सारी बातें करनी ही है। तो ये भी अपने येलो वाले मार्क्स के दावेदार है। ठीक है, तो जो भी येलो मार्क्स मैंने किया हुआ है, सारे तो कर दिए आपने, नहीं बच्चों इसमें से भी इंपॉर्टेंट में बताऊंगा उस चैप्टर में। तो जो भी येलो मार्क्स मैंने किए हुए ये सारी बातें करनी है। ये बातें आपको क्या करेंगे, 70 मार्क्स का क्रंच आपको सब्जेक्टिव में तो करवा ही देंगे। क्लियर है? पक्का? चलो, सो आज हम लोग जो रिवीजन बैच चालू करने वाले हैं वो चालू करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स के साथ। पहला है डिविडेंड, दूसरा है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी और तीसरा है ऑडिट एंड ऑडिटर। तो इन 3 टॉपिक्स को कवर करने का अपना जो है टारगेट रहेगा आज के रिवीजन बैच में। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपनी रिवीजन बैच के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, डिविडेंड, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो इस चैप्टर की रेंज आपको पता है सेक्शन 123 से लेके सेक्शन 127, बहुत ही छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब डिविडेंड चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको ये पता होना जरूरी है कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 35 ओके डील्स विद डिविडेंड, मींस डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। तो जो डिविडेंड 2 एजीएम के बीच में डिक्लेयर होता है उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो जो फाइनल डिविडेंड जो एजीएम में डिक्लेयर होता है, जो हमने एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेस में देखा था, दैट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो वो डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड है उसके साथ जो इंटरिम डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है ड्यूरिंग द 2 एजीएम्स उसको भी डिविडेंड ही बोलते हैं। तो उस इंटरिम डिविडेंड को भी ये सारे जो प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भी लागू हो जाते हैं अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन बिटवीन द टाइम कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया है बिफोर डिक्लेयरिंग द फाइनल डिविडेंड। ओके, अब जो डिविडेंड है ये 2 शेयर्स के ऊपर जाता है, एक जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर और एक जाता है इक्विटी शेयर्स के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो होता है वो 2 प्रकार में और डिवाइड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि एक बार अगर डिक्लेयर हो गया और अगर पे नहीं हुआ तो वो एक्यूमुलेट होते हैं अनलेस एंड इट इज पेड। सो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो डिविडेंड क्या होता है, एक्यूमुलेट होते जाता है। और अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया कुछ सालों तक तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग का राइट मिलता है ऑन ईच एंड एवरी शेयर्स। ओके, तो उसको बोलते हैं क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस यानी कि ऐसे प्रेफरेंसेस जिनका डिविडेंड एरियर्स में नहीं होता है, जो क्यूमुलेटिव नहीं होता है। ठीक है, इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ, इस साल पे नहीं हुआ तो वो छूट जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स है वो उन इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड जो पे होता है वो होता है एज पर द डिविडेंड पॉलिसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर सेटिस्फाइंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है और अगर डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो डिविडेंड क्या मिलता है, उस इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ डिविडेंड की झलकियां बेसिक बात है। बढ़ते हैं पहला सेक्शन 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर मान लेते कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उनके पास कौन कौन से सोर्सेस है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के। पहला सोर्स है करंट ईयर का प्रॉफिट।
ओके, तो फर्स्ट सोर्स फॉर द डिक्लेयरिंग द डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज द करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो 1920 में जितना प्रॉफिट कमाया है उससे वो कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर इस साल कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या फिर ईयर्स, यानी कि पिछले 18-19 या फिर उसके भी पहले प्रीवियस ईयर में जितना प्रॉफिट कमाया है वो अगर आपके पास रिजर्व्स में पड़ा हुआ है तो उससे इस्तेमाल कर सकती है। या फिर अगर इस साल प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, मतलब कि प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं जितना डिविडेंड देना है, तो इस साल का प्रॉफिट और पिछले साल का प्रॉफिट मिल मिला के भी डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया रहता है कि आपके डिविडेंड के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है तो हम आपको क्या करेंगे, पैसा प्रोवाइड करेंगे। तो वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेके भी अपने शेयर्स को डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो भी प्रॉफिट कमाया है उसमें से अगर चाहे तो, ये ऑप्शनल है, इट इज ऑप्शनल वन, अगर चाहे तो क्या कर सकती है, कुछ परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकती है। इट इज अगेन अ डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, यानी कि ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगर एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कोई भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड क्या होगी, बोलो स्केड्यूल बैंक में ट्रांसफर होगी, जो एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगी कंपनी अपने नाम से स्केड्यूल बैंक में, और अगले 5 दिन के अंदर, जैसे कि 1 तारीख को अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो अगले 5 दिन के अंदर, यानी 6 तारीख तक कंपनी ने उस डिविडेंड के अमाउंट को सेपरेट बैंक अकाउंट में स्केड्यूल बैंक में ट्रांसफर कर देना है। इसमें से गवर्नमेंट कंपनी जिसका एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिल मिला के अगर होल्ड किया है किसी कंपनी में, एंटायर 51% नहीं, एंटायर 100% अगर होल्ड किया है गवर्नमेंट ने, तो उस केस में उनको ये प्रोविजन लागू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास डिविडेंड को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स है। रूल्स क्या क्या है देखो यहाँ पे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 नीचे, ओके, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। ओके, तो ये 4 रूल्स आपको फॉलो करने हैं फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहला रूल, आप जो भी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो 1920 का रेट आपके पिछले 3 साल यानी कि 18-19, 17-18 और 16-17 के रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहां पे मान लेते हैं 10%, 20% और 30%, तो कुल मिला कितना हो गया, 40% हो गया। तो 40% का एवरेज डिवाइडेड बाय 3 जो भी आएगा, ठीक है, मान लेते 13.33% आएगा। तो 1920 में कंपनी 13.33% से ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। अब इसमें एक और बात है कि सर पिछले 3 सालों में से फाइनेंशियल ईयर 16-17 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, 0 है। तो यहाँ पे 10 + 20 + 0 डिवाइडेड बाय 3 करें या 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 करें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया कि यहाँ पे एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 3 करें, डिवाइडेड बाय 2 करें भाई, बिकॉज एक साल में डिविडेंड है नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पे एवरेज ऑफ 3 इयर्स बोला है तो यहाँ पे आपको 10 + 20 + 0 ही करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कंपनी इसके ऊपर भी झगड़ सकती है कि 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15% डिक्लेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे एनसीएलटी में केस फाइल करके यहाँ पे इस चीज के ऊपर अपना जो एलिगेशन है वो लगा सकते हो। गलत बात नहीं है, लेकिन ऑन द सेफर साइड आप 10 + 20 + 0 डिवाइडेड बाय 3 करके रेट ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कंपनी ने किसी भी पिछले 3 सालों में रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये पहली कंडीशन लागू नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्टली आप दूसरे कंडीशन में जाएंगे। तो पहला कंडीशन, रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट बी मोर देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। उसके बाद आप जो पैसा निकालना चाहते हो, अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पैसा निकालना चाहते हो तो वो पैसा, टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन, जो पैसा निकालना चाहते हो, दैट शैल नॉट एक्सीड 10% या फिर 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो जो पैसा आप निकालना चाहते हो फ्री रिजर्व से या फिर रिजर्व से, वो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यानी कि 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी पैसा आप निकालोगे वो पहले आप करंट ईयर के लॉस में सेट ऑफ करोगे, यानी कि अगर मान लेते हैं करंट ईयर 19-20 में आपका लॉस है तो वो लॉस को सेट ऑफ करोगे। मान लेते हैं आपने 100 करोड़ निकाले और करंट ईयर का लॉस है 20 करोड़, तो 100 करोड़ निकाले माइनस 20 करोड़ आगे 80 करोड़, सो 80 करोड़ इज अवेलेबल। और ये जो 80 करोड़ आप निकालोगे
वो निकालने के बाद जो रिजर्व में बैलेंस रहेगा वो आपके 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर उससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो 4 कंडीशन को अगर मैं रिवाइज करता हूं तो कुछ इस प्रकार से वो कंडीशन बनेंगे, ठीक है ना। पहला कंडीशन, एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। दूसरा कंडीशन, आप जो पैसे निकालोगे वो निकालेंगे 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, 10%, ओके। तीसरा, जो पैसे आपने निकाले हैं, ओके, विड्रॉन अमाउंट, उसमें से पहला आप माइनस करेंगे करंट ईयर का लॉस, और फोर्थ वन, जो पैसे निकाला है उसके बाद बैलेंस इन रिजर्व के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें फ्री रिजर्व ऐड मत करना, यहाँ पे बस फ्री रिजर्व है, यहाँ पे फ्री रिजर्व ऐड करना मना है, ओके। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद जो भी आपका रेट निकलेगा विच एवर इज हायर, ओके, सॉरी विच एवर इज लोअर, जो रेट निकलेगा उस रेट से आप क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। अब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आप पेमेंट भी तो करना है, तो डिविडेंड का पेमेंट जो है वो हमेशा होगा कैश में या फिर चेक में, या डिविडेंड वारंट, यानी कि डिविडेंड वारंट देंगे, वो वारंट लेके कंपनी के पास लोग आएंगे, फिर उनको पैसा दिया जाएगा, या फिर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इनका कहना यह है यहाँ पे कि डिविडेंड जो है वो अदर देन कैश जाना नहीं चाहिए। सो अदर देन कैश, यानी कि डिविडेंड के बदले बोनस शेयर दूंगा, चलेगा क्या? नहीं, ओके। डिविडेंड के बदले इक्विटी शेयर दूंगा, नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद किसको पे किया जाएगा? ये पे किया जाएगा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी के पास जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है सेक्शन नंबर 88 के हिसाब से, तो सेक्शन 88 में जो रजिस्टर होल्डर है उसका नाम वहां पे लिखा है, तो उसको ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा, बाकी किसी को नहीं। अगर वो उसने बोला है कि मेरे ऑर्डर पे करो, यानी कि रजिस्टर होल्डर, यानी कि मान लेते हैं मिस्टर पी इज द रजिस्टर होल्डर ऑफ रिलायंस, मिस्टर पी ने बोला कि मेरा जो डिविडेंड है वो मेरे बेटे के दे दो, ओके, सन ऑफ पी, सन ऑफ सरदार, उसको पे करो, तो वो उसको पे होगा, ठीक है ना। या फिर उसके बैंकर को, या फिर उसके बैंकर को मतलब कि उसने बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो मिस्टर पी का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, सो आईसीआईसीआई बैंक में या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पे भी उसका अकाउंट है वहां पे वो डिविडेंड जमा हो जाएगा। अगर निधि कंपनी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे पढ़ते हैं, एनी डिविडेंड पेएबल इन कैश may be paid by crediting the same amount to the account of the member if the dividend is not claimed within 30 days of the date of the declaration of dividend। यहाँ पे ये बात बोली है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो 30 दिन के अंदर पे करना ही है, यू हैव टू पे विदिन 30 डेज। लेकिन निधि कंपनी के लिए ये कंडीशन लागू नहीं है। निधि कंपनी क्या कर सकती है, 30 दिन के बाद भी डिविडेंड को उसके अकाउंट में क्रेडिट करके पेमेंट कर सकती है, ये यहाँ पे बात लिखी हुई है, ठीक है। तो निधि कंपनी क्या कर सकती है, 30 दिन के बाद भी डिविडेंड को पे कर सकती है, ये एक स्पेशल स्टेटस निधि कंपनी को दिया हुआ है। लेकिन 30 दिन के बाद वो चेक से पेमेंट नहीं करेगी, कैश में पेमेंट नहीं करेगी, वारंट पे नहीं करेगी, डायरेक्टली उसके अकाउंट में जमा करेगी। हाँ, उसके पहले वो ये चारों पॉइंट यानी कि कैश, चेक, वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसका इस्तेमाल जरूर कर सकती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेक्शन 124, दैट इज unpaid dividend account। what is unpaid dividend account? I told you that dividend has to be paid within 30 days, आपको पता ही है, yes or no? so dividend has to be paid within 30 days, कितना दिन? 30 days from the declaration of the dividend। 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे होना ही है हर एक उस बंदे को जिसको डिविडेंड डिक्लेयर, जिसको डिविडेंड पे करना है। अगर 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं होता है तो 30 दिन के बाद अगले 7 दिन के अंदर, सो 30 + 7 डेज के अंदर अंदर आपने उस डिविडेंड को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसका नाम है अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसको बोलते हैं यूडीए। क्या बोलते हैं उसको? यूडीए। सो यूडीए अकाउंट में आपने डिविडेंड को ट्रांसफर करना है, जो भी अमाउंट पे नहीं हुआ है। मान ले 100 रुपए का डिविडेंड है, उसमें से 70 रुपए का डिविडेंड पे हुआ है, 30 रुपए का डिविडेंड 30 दिन के अंदर पे नहीं हुआ, तो अगले 7 दिन के अंदर, यानी कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज विद इन नेक्स्ट 7 डेज आपको वो डिविडेंड अमाउंट, वो जो 30 रुपए की अमाउंट है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, जो कि शेड्यूल बैंक में आप क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करके ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो आप कंपनी को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट के साथ अपने उस यूडी अकाउंट में आपने क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है, क्या? वो अमाउंट जो आपने पे नहीं किया है विदिन 30 डेज। क्लियर है? यस। अब यूडी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बाद उसके अगले 90 डेज के अंदर, यानी कि यूडी अकाउंट में हमने पैसे ट्रांसफर कर दिए, उसके अगले 90 डेज के अंदर अंदर कंपनी ने एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें नाम लिखेगी कंपनी उन सारे बंदों के नाम जिनको डिविडेंड पे होना चाहते हैं, यानी कि ये इनका डिविडेंड है। उसके बाद उनका जो एड्रेस था, जो भी कंपनी के पास अवेलेबल है वो एड्रेस, और कितना अमाउंट उनका पेमेंट पेंडिंग था। जैसे कि मान लो कंपनी के पास ए बी सी, ओके, इनका 10 रुपए, इनका 10 रुपए, इनका 10 रुपए, कुल मिला के 30 रुपए का अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। साथ साथ इनका एड्रेस, जो भी यहाँ पे इनका एड्रेस है, ये एड्रेस लिख करके
कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी और ये स्टेटमेंट जो है वेबसाइट पे पब्लिश करेगी, ठीक है ना। और वेबसाइट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ने अगर कुछ वेबसाइट अप्रूव की, जैसे कि mca.gov.in, ओके, इस वेबसाइट पे वो क्या करें, पब्लिश करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? बिकॉज हो सकता है कि जो लोग जिनका पेमेंट पेंडिंग है, जिनका डिविडेंड पेंडिंग है, उनको वेबसाइट पे देख के तो पता चले उनको कि अरे यार डिविडेंड मेरा पेमेंट पेंडिंग है, और कंपनी के पास आके वो डिविडेंड क्लेम करे, ठीक है। तो वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूं, डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे होना चाहिए। अगर पे नहीं हुआ तो अगले 7 दिन के अंदर यूडीए अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यूडीए अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद 90 डेज के अंदर कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी, ओके, और स्टेटमेंट कहां पे ट्रांसफर होगा, वेबसाइट पे, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे उसको पब्लिश करना है। अगर यूडीए अकाउंट में अगले 7 दिन के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ तो कंपनी को 8वें दिन से 12% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा क्या करना पड़ेगा, उस यूडीए में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यूडीए में अमाउंट कितने सालों के रहेगा, तो यूडीए में यानी कि ये 30 दिन खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर यूडीए में ट्रांसफर होगा। यूडीए में जैसे ट्रांसफर होगा उसके 7 साल तक, यानी कि यूडीए में जब हमने ट्रांसफर किया है उसके 7 साल तक अमाउंट क्या कहां पे रहेगा, यूडीए अकाउंट में रहेगा। अगर एक बार 7 साल खत्म हो गए तो 7 साल के बाद वो पैसा एज पर सेक्शन 125 इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होगा। जो भी अमाउंट है वो अनक्लेम्ड रहेगा, यानी कि यूडीए अकाउंट से जो भी बंदा है वो डिविडेंड क्लेम कर सकता है, लेकिन 7 साल तक अगर किसी ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो 7 साल के बाद वो पैसा इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है, उसमें ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा ना। यहाँ पे नोट है, एनी पर्सन क्लेमिंग फॉर द अमाउंट ट्रांसफर्ड इन यूडीए में अप्लाई टू कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी क्लेम। तो इसका मतलब यह है कि यूडीए अकाउंट से, यानी कि 7 साल तक आपके पास टाइम अवेलेबल है फॉर क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। एक बार अगर आईपीएफ में चला गया तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता है फॉर क्लेमिंग द डिविडेंड, ठीक है। तो वापस एक बार रिवाइज करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके अगले 30 दिन के अंदर उसको पे करना है। अगर पे नहीं हुआ तो 7 दिन के अंदर आपने ट्रांसफर करना है यूडीए में, और यूडीए में ट्रांसफर करने के बाद अगले 90 डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, स्टेटमेंट बनाएगी, और ये स्टेटमेंट कहां पे जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा, ठीक है। यूडीए में ट्रांसफर करने के बाद अगले 7 साल तक, 7 ईयर्स, ये डेज है, ये डेज है, 7 ईयर्स तक पैसा उसी अकाउंट में जाएगा, और 7 ईयर्स के बाद वो पैसा जाएगा आईपीएफ में। क्लियर है? तो ये इसका क्या बोलो टाइमलाइन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 30 दिन के अंदर पे नहीं किया, और ये गलती किसकी है, कंपनी की है, मतलब कंपनी के डिफॉल्ट से ये डिविडेंड का पेमेंट नहीं हुआ, 127 के अंदर पेनल्टी डाली गई है। पेनल्टी क्या है कि एवरी डायरेक्टर, ओके, जिसने जानबूझ के गलती किया है तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है, अप टू 2 ईयर्स, या फिर उसको 1000 रुपए का पर डे का पेनल्टी हो सकता है, और कंपनी को 18% पर आने के हिसाब से उसको वो डिविडेंड देना है। यानी कि कोई भी बंदा जिसको पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं हुआ है और ये गलती कंपनी की है, तो ऑफिसर और कंपनी को 18% पर एनम का इंटरेस्ट दे के उसको पे करना पड़ेगा, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 2 साल की सजा अप टू 2 ईयर्स और 1000 रुपए तक की पर डे की पेनल्टी हो सकती है जब तक आप पे नहीं करेंगे। हाँ, इस पेनल्टी से वो मुक्त हो सकते हैं, यानी कि कौन से केसेस है जहां पे आपको 127 की पेनल्टी नहीं लगेगी, 18% पर एनम का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मान लेते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन वगैरह चल रहा था बीच में, तो लॉकडाउन चल रहा है तो बैंक्स वगैरह बंद है, और बैंक्स वगैरह बंद है तो पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट हो ही नहीं सकता है, लॉकडाउन है, बंदे कंपनी में भी नहीं आ सकते, और कंपनी में कोई है नहीं तो डिविडेंड पे नहीं होगा, मेंबर्स भी कंपनी में नहीं जाएंगे। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है, किसी एक इमरजेंट सिचुएशन में हो सकता है कि डिविडेंड का पेमेंट 30 दिन के अंदर ना हो तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, बिकॉज ये जेन्युइन रीजन है। उसके बाद अगर शेयर होल्डर ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि हमको पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो कैश में ही चाहिए, हम आके कैश में लेके जाएंगे, हम लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, हम लोगों का इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, ओके, हमारे पास एटीएम नहीं है, ठीक है ना, तो बैंक में जमा मत करो, हम आके कैश में डिविडेंड लेके जाएंगे, और वो बंदे 30 दिन के अंदर कैश पेमेंट लेने के लिए आए नहीं, तो बताएंगे गलती किसकी है, कंपनी की है शेयर होल्डर की, यहाँ पे गलती शेयर होल्डर की है, तो कंपनी की गलती नहीं है तो कंपनी को पेनल्टी नहीं होगी। तो शेयर होल्डर ने कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं और उन डायरेक्शन को कंप्लाई करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग बोले नहीं मुझको वारंटी चाहिए, डिविडेंड वारंटी चाहिए। अब डिविडेंड वारंट चाहिए, आपने पोस्ट किया, लोग रहते हैं कहां पे, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में रहते हैं, वहां पे पोस्ट जाएगा फिर उनको मिलेगा, भाई 30 दिन के अंदर ये बातें होना मुश्किल है, तो यहाँ पे 30 दिन के बाद भी हुआ तो चलेगा, कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रिसीविंग द डिविडेंड, ओके, सेक्शन 126 यही बात कर रहा है, ठीक है ना, डिविडेंड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स,
तो डिविडेंड हैज टू बी केप्ट इन अबेयंस। इसका मतलब ये है कि शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं, ओके, लेकिन अब तक कंपनी ने शेयर्स को उस दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाया है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है। या फिर हो सकता है कोई मेंबर मर गया है, उसका डिविडेंड अभी हमने डिक्लेयर कर दिया है, अब उसके वारिस जो है वो झगड़ रहे कि किसको डिविडेंड मिलेगा। तो इस केस में 30 दिन के अंदर वो केस तो सॉल्व होने से रहा, इसलिए डिविडेंड 30 दिन के अंदर पे नहीं हुआ, तो गलती कंपनी की नहीं है, तो कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद डिविडेंड जो है वो लॉफुली एडजस्ट किया है कंपनी ने अगेंस्ट द ड्यूज फ्रॉम द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने मान लेते लोन लिया है कंपनी से और वो लोन रिपे नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी को जो डिविडेंड पे हुआ है शेयर होल्डर्स को, वो कंपनी क्या कर सकती है, उस ड्यूज के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकती है। और कोई दूसरा और रीजन है, बाय द फेल्यूर टू पे, रीजन पोस्ट हो गया, वारंट हो गया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, तो ये डिफॉल्ट कंपनी का नहीं है। हो सकता है कि कंपनी ने चेक लिख करके दे दिया, पोस्ट से भेजा और पोस्ट का क्या हो गया, बोलो पोस्ट बंद है उस दिन पे, या फिर पोस्ट का स्ट्राइक हो गया। हो सकता है इंडिया में कभी भी स्ट्राइक हो सकता है किसी भी चीज का, तो उस केस में क्या हो सकता है, बोलो कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी ने बकायदा चेक वगैरह देके आपको बोला था कि ठीक है ये से इस प्रकार से चेक ट्रांसफर कर दो, लेकिन पोस्ट बंद होने की वजह से चेक जो है वो उनको नहीं मिला, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी बंद है, बैंक का स्ट्राइक हो गया, तो इस केस में कंपनी की कुछ गलती नहीं है। तो कंपनी की कुछ गलती नहीं है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। तो कौन कौन से केसेस है जहां पे कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगी 127 के अंदर? पहला, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, शेयर होल्डर के डायरेक्शन और कंपनी कैन नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शन। तीसरा, डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड, डिविडेंड इज एडजस्टेड लॉफुली। और चौथा है, फॉर एनी अदर रीजन विच इज नॉट ए फॉल्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपनी, तो उस केस में कंपनी को पेनल्टी नहीं लगेगी। क्लियर है? यहां पे खत्म हुआ अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है declaration and payment of dividend. Are you crystal clear with this concept of dividend? कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर पूछना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने इससे शुरुआत क्यों किया, बिकॉज यहां से आपको एक सवाल जरूर और जरूर बनेगा एग्जामिनेशन। ओके, चलो, सो डिविडेंड का चैप्टर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अनदर स्मॉल, बहुत ही सिंपल वाला चैप्टर जिसमें कुल मिला के कुछ 10 सेक्शंस है जिसको हम लोग कवर करने वाले। आर यू रेडी गाइस? आर यू फीलिंग एंथुसियास्टिक? आर यू फीलिंग दैट रिवीजन इज फ्रूटफुल फॉर यू? आर यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट? ओके है तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। यस, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ओके, इसका सेक्शन का रेंज है सेक्शन 129 से लेके सेक्शन 138, तो कुल मिला के कुछ 10-11 सेक्शन है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। यस, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एनी नोट्स टू अकाउंट, एंड इन केस ऑफ ओपीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो मोटा मोटी बात कर ले, बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट, ये अपने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने बनाने हैं जो हमको देता है ट्रू एंड फेयर व्यू, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हुए बनाया है और शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो सेक्शन 129 हमको बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है, जो पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट जो भी बनाती है, दैट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स laid under section 133, ओके, और इट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द शेड्यूल 3। अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है दैट शुड बी लेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिफोर ए एजीएम। ओके, मेंबर के सामने ये रखना पड़ता है एट द एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगे वो कंपनी के मेंबर के सामने रखे जाएंगे एजीएम में, और वो मेंबर्स क्या करेंगे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे, कंसिडर करेंगे। अगर मान लेते कंपनी के पास कोई सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मेंबर्स के सामने एजीएम में रखा जाएगा। अगर मान लेते हैं कंपनी के फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई नहीं करते हैं, तो यहां पे बताया है दैट if finance statement do not comply with the accounting standard, then the deviation from the accounting standard along with the reason, कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपने डेविएशन किया है और उसका रीजन क्या है और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये आपने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर देने हैं, ताकि रीडर को समझे कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के टाइम पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लाई नहीं हुआ है। उसके बाद सेक्शन 128 डील्स विथ दैट बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाते हैं, ठीक है ना,
उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो। तो सेक्शन 129 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले हैं वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक हिस्सा है। तो कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक्स एंड पेपर नहीं, वाउचर हो गए, कोई भी एग्रीमेंट्स हो गए, परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, एक्सपेंस वाउचर, जो भी बिल्स इनवॉइसेस है वो बुक्स एंड पेपर्स में आते हैं जरूर है। उसके बाद जो भी रजिस्टर्स कंपनी मेंटेन करती है 88 में, 89 में, 90 में, जो भी है मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो वो सारी बातें बुक्स एंड पेपर्स में इंक्लूड होती है। तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी बनाती है, लेजर, जर्नल्स या फिर बोलते ट्रायल बैलेंसेस, वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट शुड बी केप्ट एट व्हाट, रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर किसी और जगह पे जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 1/10 नंबर ऑफ मेंबर्स उस जगह पे रिसाइड करने चाहिए। ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो रजिस्टर ऑफिस में रखे हुए हैं वो क्या है, ओपन फॉर इंस्पेक्शन अवेलेबल है, और इसको आपने 8 साल के लिए मेंटेन जरूर करना है। तो कितने साल के लिए मेंटेन करेंगे, 8 साल के लिए मेंटेन करेंगे। और कंपनी अगर इसमें फेल हो जाती है तो ऑफिसर डिफॉल्ट को 1 साल की सजा हो सकती है, साथ साथ 50,000 से लेके 5 लाख की पेनल्टी या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वाली बात थी, 8 साल के लिए उसको रखना है, इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करना है। वो रजिस्टर ऑफिस में रखे जाएंगे और किसी और जगह पे भी रखे जा सकते हैं जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर ले। उसके बाद सेक्शन 130 डील्स विद द रीओपनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और सेक्शन 131 डील्स विद वॉलंटरी रिवीजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाए या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, तो क्या इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑल्टरेशन कर सकते हैं? तो जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। नॉर्मल केस में नहीं कर सकते, कि कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस है जहां पे ये कर सकते हैं। दो वजह है, एक तो वॉलंटरी कर रहे हैं यानी कि खुद कर रहे हैं, या फिर ट्राइब्यूनल ने हमको बोला कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करो। ठीक है, मतलब ट्राइब्यूनल को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस जरूरी है, या फिर वॉलंटरी, ट्राइब्यूनल ने नहीं बोला, हमको लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस की जरूरत है, तो उस हिसाब से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 130 में कि किस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर अकाउंट्स को रीओपन करा जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्राइब्यूनल। अब कोर्ट और ट्राइब्यूनल को सपने थोड़ी ना आए कि इस कंपनी, कितनी सारी कंपनी भाई इंडिया में, कि इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत है और उसको रीओपन करेंगे। ट्राइब्यूनल को, कोर्ट को किसी ने बोलना चाहिए ना, तो ये बोलने वाले लोग कौन है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोल सकता है, सेबी बोल सकता है, एनी अदर पर्सन, इनकम टैक्स अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कुछ भी लोग, कोई भी बंदा हो जो ट्राइब्यूनल को बोलेगा कि हे ट्राइब्यूनल, इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, गलती मुझको लग रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट में गलती लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं इनकम टैक्स, क्योंकि आपने इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि जो रिटर्न कंपनी ने भरना है इस साल का, वो रिटर्न जो है उसमें सही तरीके से इनकम डिस्क्लोज नहीं किया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ क्या है, गलतियां है, तो उस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्राइब्यूनल के पास जाएगी, डायरेक्टली कंपनी को नहीं बोल सकती, ट्राइब्यूनल के पास जाएगी और ट्राइब्यूनल को बोलेगी, हे ट्राइब्यूनल, इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती है, प्लीज उनको ऑर्डर करो कि आप इसमें चेंज करो, सही तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट बना के इनकम टैक्स रिटर्न भर दो। सेम गोज विद सेबी, सेम गोज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी हो सकता है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर कोई भी बंदा जिसको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ गलती है, वो हो सकता है डायरेक्टर हो सकता है, मेंबर हो सकता है, कोई भी बंदा क्रेडिटर हो सकता है, कोई भी बंदा क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। अब जब हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं कोर्ट या ट्राइब्यूनल को, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन के दो रीजन हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2। कौन सा पहला रीजन? That the earlier accounts prepared in a fraudulent manner। अगर किसी बंदे को, किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, सेबी को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए, मतलब उसमें फ्रॉड है, जैसे सत्तम में हुआ था, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड नजर आ रहा है, या फिर जो कंपनी के अफेयर्स है वो क्या है, मिसमैनेज्ड है। कंपनी के अफेयर्स क्या है, बोलो मिसमैनेज्ड, मतलब कंपनी में जो भी कामकाज हो रहे हैं उसमें मिसमैनेजमेंट है, और मिसमैनेजमेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से नहीं बने। एक तो फ्रॉड है, नहीं तो मैंने अफेयर्स क्या है, बोले मिसमैनेज्ड है। अगर ऐसा लगता है तो ये सारे लोग अप्लाई करेंगे किसको, एनसीएलटी या कोर्ट को, और फिर एनसीएलटी क्या करेगी, ये सारी बातें नजर देख के, ये सारी बातों को देख के, रिप्रेजेंटेशन वगैरह लेके ऑर्डर पास कर सकती है टू रिवाइज और टू रिकास्ट द अकाउंट। रिवाइज यानी कि फाइनेंस स्टेटमेंट को रिवाइज करो, रिकास्ट करो यानी कि कुछ अमाउंट्स को आप क्या कर सकते हो, बदली कर सकते हो, जैसे कि सेल्स कम है, परचेस कम है, एक्सपेंस ज्यादा दिखा है, उसको कम करो, तो ये रिकास्ट कर सकते हैं, फिर पूरे के पूरे फाइनेंस स्टेटमेंट्स को ही रिवाइज करने का ऑर्डर पास करेगी। और एक बार अगर ये फाइनेंस स्टेटमेंट और रिवाइज करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज करने का ऑर्डर पास हो गया, तो कंपनी ने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना है, जो भी रिवाइज फाइनेंस स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, फाइनल किए जाएंगे। अब देखते हैं कि वॉलंटरी, अब किसी ने कंपनी को नहीं बोला है, कंपनी खुद करना चाहती है, रीजन क्या है? अगर मान लेते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 129 यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, और 134 के मुताबिक, यानी 134 बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर बोर्ड रिपोर्ट
129 और 134 के मुताबिक नहीं बने तो वो खुद क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्राइब्यूनल से। तो वो ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेंगी, हे ट्राइब्यूनल हमको प्लीज ये अनुमति दे दो कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट क्या करें, रिवाइज करें। तो ये कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पिछले 3 सालों का, 3 सालों से ज्यादा नहीं। यानी कि अगर मान लेते हैं आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में हो तो पिछला साल दैट इज फाइनेंशियल ईयर 18-19, उसके बाद 17-18 और 16-17, ये 3 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो ट्राइब्यूनल को कि ट्राइब्यूनल प्लीज हमको अनुमति दे दो। अगर फाइनेंशियल ईयर 15-16 का आपने रिवाइज करना है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 सालों में अगर फाइनेंस में या बोर्ड रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करना आपको अनिवार्य लगता है तो कर सकते हैं, और एक बार आपको अनुमति मिल गई कि आप रिवाइज करो, वो जो भी आप फाइनल कॉपी करोगे वो फाइनल कॉपी आप क्या करें, रिवाइज स्टेटमेंट्स आपने आरओसी के पास सबमिट कर देनी है, और उस हर एक बंदे को देनी है जिस बंदे को आपने पहले जो ओरिजिनल थे वो आपने सबमिट कर लिए थे। जब रिवाइज बनेगा तो हर उस बंदे को, आरओसी को हो या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी को, आपने क्या करना है, फाइनेंशियल में कॉपी दे देना। तो ये हुआ है क्या बोलो, रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वॉलंटरी रिवीजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 134। सेक्शन 133 क्या है रे, 133 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं, इसको मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 134, दैट इज अ बोर्ड रिपोर्ट। अब इसमें एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अब ये बोर्ड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, पूरे साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है कंपनी में, वो सारी बातें एक रिपोर्ट में डाल करके मेंबर के सामने रख देंगे अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें एनुअल रिटर्न कहां पे है, ये उसमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में लिखेंगे। डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, दैट इज 134 सबसेक्शन 5, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। इसके लिए मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक बताया कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, बहुत बार आया एग्जाम में। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेड बाय ऑडिटर सीएस, particulars of the contract arrangement related to parties, amounts carrying to the reserves, conservation of technology, absorption foreign exchange, CSR policy and initiative। उसके बाद number of board meetings held, details of fraud reported by the auditor if any, company's policy on the directors appointment remuneration, particulars of loans and investment made by the company, state of company's affairs, material changes on the financial position, development implements of risk management, other matters specified, ठीक है ना। The listed or other public companies जिसका paid up share capital 25 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है shall contain the statement indicating the manner in which formal annual evaluation performance, यानी कि directors evaluation report ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटी ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर्स हैज बीन मेड। तो अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है तो डायरेक्टर्स इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी आप उसमें सबमिट करेंगे। तो मैंने जब सिखाने के टाइम आपको बोला था कि सारी बातें आपने याद करने की जरूरत है नहीं, अभी भी मैं आपको टिक करके दूंगा जो बातें आपने याद रखनी है। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड, ये आप याद रखो जो एग्जाम में लिख सकते हो, बिकॉज एग्जाम में सवाल आया है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फ्रॉड इफ एनी रिपोर्टेड। उसके बाद ऑडिटर के लिए अगर ऑडिटर का फाइनेंस स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ कमेंट्स है, कुछ एडवर्स कमेंट है तो उसके ऊपर बोर्ड के क्या कमेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद अमाउंट कैरिंग टू द रिजर्व्स, ये बात आप याद रखो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, और अगर याद कर सकते हो आप सीएसआर पॉलिसी एंड इनिशिएटिव 5, ओके, ये याद कर सकते हो। उसके बाद डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, ये 6 बातें। तो ये 6 बातें अगर आपने याद कर ली तो बात खत्म है, आएगा आपको 4 या 5 मार्क के लिए। तो ये 6 बातें लिख दी, बात खत्म। पहली बात नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड, उसके बाद डिटेल्स ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर इफ एनी, उसके बाद कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी, अमाउंट कैरिंग टू द रिजर्व्स में कितना ट्रांसफर किया बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। उसके बाद सीएसआर पॉलिसी एंड 6(1) डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5। ये 5 ये 6 बातें नोट कर सकते हो, 6 बातें आपने याद कर ली और एग्जाम में लिख दी, बहुत हो गया आपके लिए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ अगर कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है तो डायरेक्टर्स का इवैल्यूएशन का जो रिपोर्ट है एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ये भी आप उसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 134। 135 पेंडिंग रखेंगे, 135 सीएसआर उसको हम लोग सेपरेट रिवाइज उसको देखेंगे बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें पहले खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 136। 136 क्या बोलते हैं, दैट हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट या अदर डॉक्यूमेंट जैसे बोर्ड रिपोर्ट वगैरह हो गया, ये सारी बातें कंपनी ने एवरी मेंबर को भेजनी है, एवरी ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर को भेजनी है, या फिर किसी और बंदे को जैसे कि आरओसी हो गया, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी सेबी है, उन सारे बंदे को क्या करनी है, कंपनी ने सबमिट कर लेनी है। कब, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द जीएम, जीएम यानी कि एजीएम की बात करें। सो एनुअल जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले नोटिस के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और कोई और रिपोर्ट रहेगा तो वो किसको देना है, मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टी को, या फिर कोई और पर्सन है जो एंटाइटल्ड है टू रिसीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी, इसको दे देनी है।
अगर मान लेते हैं सर्कमस्टेंसेस वेयर पीरियड ऑफ लेस देन 21 डेज डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली सेंट इफ इट इज सो एग्रीड बाय द मेंबर्स, तो 21 दिन से कम समय में भी आप दे सकते हो, लेकिन ये सारी बातें मेंबर्स ने एग्री करनी है, यूनानिमस रेजोल्यूशन होना चाहिए। In case of the company having share capital at least 95% paid up share capital of the company gives right to vote at the meeting, तो कितने लोगों ने उसको कंसेंट देना है कि जो 95% लोग हैं जिनको वोटिंग का राइट्स है, उन्होंने कंपनी को बोलना है कि ठीक है आपने 21 दिन से कम समय में हमको दिया है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर लोग जो है वो कंपनी को बोलेंगे कि हाँ आप लोगों ने 21 दिन से कम समय में जो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी दिया है वो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो आपने याद रखना है 95%, तो अगर शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर वाले लोग कंपनी को बोलेंगे कि हाँ आपने 21 दिन से कम समय के लिए भी हमको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉपी दी है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी the above steps shall have been deemed to have been complied if the copies of the document are made available for inspection at the register office during the working hours for a period of 21 days before the meeting। तो ये ऊपर की बातें जो है अगर आपने भेजा नहीं है लेकिन आपने उसको इंस्पेक्शन के लिए अलाउ रखा है 21 डेज बिफोर एट द रजिस्टर ऑफिस, तो कोई भी बंदा जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन ये कंडीशन बस किसके लिए लागू है, ओनली फॉर द लिस्टेड कंपनी। प्लस स्टेटमेंट कंटेनिंग द सैलेंट फीचर्स ऑफ इज सेंट टू मेंबर्स एंड ट्रस्टी फॉर द डिबेंचर होल्डर एट लीस्ट 21 डेज बिफोर। तो पूरा का पूरा सेट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट आपने 21 दिन पहले इंस्पेक्शन के लिए रख दिया है, और साथ साथ आपने जो सैलेंट फीचर्स होते हैं फाइनेंस स्टेटमेंट का उसका एक स्टेटमेंट बना के आपने सारे मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टीज को भेज दिया है, तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये सर्कुलेशन कैसे करें, तो अगर लिस्टेड कंपनी है या फिर जो पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और दूसरी कोई पब्लिक कंपनी है जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली मोड में भी फाइनेंस स्टेटमेंट भेज सकते हो, यानी कि आप ईमेल वगैरह से फाइनेंस स्टेटमेंट भेज सकते हो, या फिर डिस्पैच कर सकते हैं फिजिकल कॉपी एज पर सेक्शन 20। तो डिस्पैच करो फाइनेंस स्टेटमेंट की कॉपी या फिर इलेक्ट्रॉनिकल मोड में भेज दो। इलेक्ट्रॉनिकल मोड में भेजना है तो when the shareholding in the dematerialized form and email ID is registered, तो अगर मान ले डीमैट फॉर्म में शेयर के सिक्योरिटीज है कंपनी के, तो आपने ईमेल आईडी जो कंपनी के पास रजिस्टर है उस ईमेल आईडी पे भेजो। अगर आपके डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं है तो to the other shareholders who do not have a dematerialized shares but having consented to writing for receiving the electronic mode, अगर उन्होंने कंसेंट दिया है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे दो, और अगर नहीं है अदर केसेस में अपने फिजिकल कॉपी में भेज देना है। तो इलेक्ट्रॉनिकल मोड में किसको किसको भेजेंगे, अगर आपके सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है और आपके पास ईमेल आईडी है तो, और दूसरे कोई बंदे जो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज को होल्ड नहीं करते हैं लेकिन उन्होंने कंसेंट दे दिया है कंपनी को कि आप हमको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में सिक्योरिटी फाइनेंस स्टेटमेंट भेज सकते हो तो भेजो, अदरवाइज आपको फिजिकल कॉपी में फाइनेंस स्टेटमेंट को भेजना पड़ेगा। ये किसको लागू है, लिस्टेड कंपनीज और जो पब्लिक कंपनी जैसा नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। अब ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 10 करोड़ या फिर उससे कम है, उनके लिए आपने फिजिकल कॉपी में ही क्या करना है, फाइनेंस स्टेटमेंट को भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये जो फाइनेंस स्टेटमेंट कॉपी है जो आपने सारे लोगों को भेजी है वो आपने एक रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी के पास भी सबमिट कर लेनी है। ओके, उसका टाइम लिमिट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम में सवाल आया है। अगर मान लेते आपके एजीएम हुई है, ओके, तो एजीएम हुई है तो एजीएम होने के बाद अगर उस एजीएम में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो चुके हैं, बिकॉज ऑर्डिनरी बिजनेस में आपका एक बिजनेस है कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एजीएम में अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो चुके हैं तो जिस दिन एजीएम हुई है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपने फाइनेंस स्टेटमेंट आरओसी के पास सबमिट कर देने की। एजीएम हुई है और एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हुए हैं, तो जिस दिन अडॉप्ट हुए हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आरओसी के पास सबमिट कर देनी है। चलो, एजीएम हुई भी लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वह अडॉप्ट नहीं हुए, ना कि एजीएम में हुए ना कि एडजॉन एजीएम में हुए, तो क्या करेंगे, तो भी आपने एजीएम होने के बाद 30 दिन के अंदर प्रोविजनल बेस पे, बिकॉज फाइनेंस स्टेटमेंट अभी अडॉप्ट नहीं हुए, बिकॉज मेंबर्स ने अडॉप्ट करने के बाद ही वो फाइनलाइज हो जाते हैं, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अभी बना के रखे हुए हैं, तो प्रोविजनल बेस पे अभी हम लोग क्या करेंगे, 30 दिन के अंदर सबमिट करेंगे। और एडजॉन मीटिंग में अगर मान लेते हैं कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो जाते हैं तो एडजॉन एजीएम जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हुए हैं, मान लेते हैं मेंबर्स को कुछ उसमें डाउट है और वो डाउट क्लियर करके एडजॉन एजीएम में वो फाइनेंस स्टेटमेंट वापस से उनके सामने रखे और उन्होंने वहां पे उसको अडॉप्ट किया, तो उस एडजॉन मीटिंग के बाद 30 दिन के अंदर जो फाइनल कॉपी है आप क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, फाइनल कॉपी 30 दिन के अंदर।
क्लियर है? मतलब एजीएम हुई है तो 30 दिन के अंदर आपने सबमिट करना ही है, भले वो अडॉप्टेड हो, भले वो अडॉप्ट नहीं हो। और अडॉप्टेड है तो सही बात है, अडॉप्ट नहीं है तो प्रोविजनल बेस पे सबमिट करेंगे और साथ-साथ यहाँ पे रीजन भी देंगे कि अडॉप्ट क्यों नहीं हुए। ओके, कि ये गलती है या फिर ये कुछ क्वेरीज है वगैरह वगैरह वगैरह। और जब एडजॉन एजीएम होगी उसके बाद जहां पे वो फाइनेंस स्टेटमेंट अडॉप्ट हो जाएंगे उसके बाद 30 दिन के अंदर, एडजॉन मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, उसको सबमिट करना है। एंड व्हाट इफ द एजीएम इज नॉट हेल्ड, एजीएम हुई नहीं, तो उस केस में आपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बोले हैं, ठीक है ना, जो आपने बनाए हैं वो फाइनेंस स्टेटमेंट, साथ साथ आपने रीजन दे देना है कि आपने एजीएम क्यों नहीं ली, बिकॉज एजीएम तो हुआ ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोर्ड ने बनाए हैं, साथ साथ आपने एक रीजन लिख के देना है स्टेटमेंट में कि हमने एजीएम क्यों नहीं ली, वो आपने करना है आरओसी के पास फाइल। अब कितने दिन के अंदर, तो अगेन 30 दिन के अंदर, लेकिन 30 दिन कहां से, एजीएम तो हुई नहीं, तो 30 दिन फ्रॉम द लास्ट डेट बिफोर विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। तो आपका जो एजीएम का ड्यू डेट है, सेक्शन नंबर 96 में हमने एजीएम का ड्यू डेट देखा था, तो आपका मान लेते हैं एजीएम का ड्यू डेट आएगा 30 सितंबर 2020। ओके, 19-20 का एजीएम का ड्यू डेट है 30 सितंबर 2020। तो 30 सितंबर के बाद, यानी कि 30 सितंबर पे आपकी एजीएम होनी चाहिए थी, ये लास्ट डेट था, ड्यू डेट का लास्ट डे। उसके बाद 30 दिन के अंदर आपने क्या करना है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और जो रीजन है व्हाई यू डिडंट होल्ड द एजीएम, वो आपने क्या करना है, आरओसी को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आरओसी के पास फाइनेंस स्टेटमेंट कॉपी फाइल करना है। अगर एजीएम हुई है तो एजीएम के बाद 30 दिन के अंदर, भले ही अडॉप्ट हुए हैं भले ही अडॉप्ट नहीं हुए हैं, अगर अडॉप्ट नहीं हुए हैं तो आपने प्रोविजनल बेस पे 30 दिन के अंदर साथ साथ रीजन फॉर नॉट अडॉप्शन सबमिट कर लेना है। और अगर एजीएम ही नहीं हुई तो आपने लास्ट डेट अप टू विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, उसके बाद 30 दिन के अंदर आपने क्या करना है, फाइनेंस स्टेटमेंट की कॉपी सबमिट करनी है अलॉन्ग विद द रीजन फॉर नॉट होल्डिंग द एजीएम। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 138, दैट इज द लास्ट सेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, इंटरनल ऑडिट। अब कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, 25, जो मराठी मीडियम के उनको समझेगा, 25 25 एके 25, 25 दूने 50, 50 दूने 100, 100 दूनी 200, that is 25 ones are 25, 25 twos are 50, 50 twos are 100, 100 twos are 200. Okay, 25 ones are 25, 25 twos are 50, 50 twos are 100, 100 twos are 200, 25 ones are 25, 25 twos are 50, 50 twos are 100, 100 twos are 200. ये सुनो, तो हर एक को दो दो से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपका लिमिट हो जाएगा। ओके, तो 25 करोड़ का लिमिट क्या है, आउटस्टैंडिंग। ओके, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। ओके, उसके बाद 50 दैट इज अ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ दैट इज अ आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग्स, और 200 आपका हो जाएगा, क्या बोलो, टर्नओवर। ओके, सो यहां पे भी है डीपीओटी। सो अगर आपका डीपीओटी 25, 50, 100, 200 से ज्यादा हो रहा है तो आपकी कंपनी को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, यानी कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग्स 100 करोड़ और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल, यानी कि पिछले साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपको इंटरनल ऑडिट लागू है या नहीं है, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपने डीपीओटी चेक करना है। डीपीओटी 25 ones are 25, 25 twos are 50, 50 twos are 100, 100 twos are 200. ओके, तो आपका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग व्हाट, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल 1920 में आपको इंटरनल ऑडिट करवा के लेना अनिवार्य है। ओके, और हाँ, प्राइवेट कंपनी, ये तो हो गया किसके लिए बोलो, पब्लिक कंपनी के लिए। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के लिए आपके लिए कंडीशन है ओनली ओ एंड टी। सो प्राइवेट कंपनी के लिए ओ एंड टी, ओ स्टैंड्स फॉर 100, 100 टू 200, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ एंड टर्नओवर व्हाट 200 करोड़। ओके, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको इंटरनल ऑडिट करवा के लेना जरूरी है। ये हो गया, क्या बोलो,
आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो याद रखेंगे डीपीओटी 25 1 जा 25, 25 2 जा 100, 100 2 जा 200, सॉरी 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, 100 2 जा 200। अब कौन हो सकता है इंटरनल ऑडिटर? सो इंटरनल ऑडिट हो सकता है कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिस में है या नहीं है मायने नहीं रखता है, तो कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर कोई भी एनी प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय दी बोर्ड। तो वो बीकॉम वाला भी हो सकता है, ओके वो एमकॉम वाला भी हो सकता है, वो कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो इंटरनल ऑडिट के लिए कोई एप्लीकेबिलिटी, कोई प्रोफेशनल्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई भी बंदा जो बोर्ड डिसाइड करेगा वो इंटरनल ऑडिट हो सकता है। अमूमन तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरनल ऑडिट करते हैं। तो ये अनदर एरिया है फॉर यू टू एक्सप्लोर योर प्रैक्टिस, ओके। चलो तो यहां से अपने दो सेक्शन बचते हैं, सेक्शन 132 एंड सेक्शन नंबर 135। तो पहले सेक्शन 132 को देखते हैं। 132 है नाफरा, इट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ओके। अगर आपको नाफरा का डिटेल में वीडियो देखना है ना, डिटेल में इसका नाफरा का डिस्कशन देखना है, तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो डाला हुआ है। डिटेल में जाके समझिए नाफरा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही मेहनत से मैंने वो वीडियो बनाया। तो प्लीज आप नाफरा के उस वीडियो को, अगर आपके नाफरा के कुछ क्वेरीज वगैरह है जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चलो रिविजन से तो हो जाएगा, लेकिन डिटेल में अगर किसको पढ़ना है तो प्लीज जाके 132 नाफरा का वीडियो सर्च करना। मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दिया है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लेना, ऊपर आई बटन में भी दिखता रहेगा, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। तो देखते हैं सेक्शन 132 नाफरा। नाफरा बहुत ही खतरनाक अथॉरिटी है, ये आईसीआई के साथ मिलकर काम करती है, फिर आईसीआई के ऊपर काम करती है, हमारे ऊपर है, सीए लोग वगैरह होते हैं, फिर जो भी ऑडिटर्स है उनके ऊपर, उनके क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर ये निगरानी रखती है। जैसे पहले आईसीआई अपनी मम्मी हुआ करती थी, ये अपने पापा है, तो आईसीआई मम्मी, ये पापा, ओके। और पापा की मार बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो वाई नाफरा, नाफरा क्यों आया है? नाफरा क्या करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो, उसको रेकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस को मॉनिटर करेगा, ये ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ ऑडिटर सर्विस, ओके। और ये दो तीन जो बातें हैं उसके ऊपर, उसके लिए जो भी काम करने पड़ेंगे वो ये बातें करेगा। नाफरा ये जो है ये कौन बनाता है? तो नाफरा बनाने का जो पावर है वो दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटी कॉन्स्टिट्यूट द नाफरा। तो नाफरा बनाने का जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है ना, यानी कि कैप्टन, और बाकी के बचे हुए 15 मेंबर्स रहते हैं जो फुल टाइम या पार्ट टाइम रहेंगे, ठीक है। तो एक चेयरमैन और बाकी बचे 15 मेंबर्स, यानी कुल मिला के 16 मेंबर्स इस नाफरा में काम करते हैं। जो भी बंदा इंक्लूडिंग अ चेयरमैन, अगर नाफरा में हमने उसको अपॉइंट किया तो उसने क्या करना है? डिक्लेरेशन लिख के देना है कि मेरा किसी भी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और किसी प्रकार से लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, कि मैं नाफरा में काम कर रहा हूं, यानी कि मैं ऑडिटर का ऑडिट करूंगा, तो ऑडिटर को ऑडिट करूंगा तो उस ऑडिट फर्म में मेरा किसी प्रकार का इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। हो सकता है कि मैंने इस कंपनी को ऑडिट किया है और उसके क्वालिटी ऑफ सर्विस को नाफरा रिव्यू करेगा और नाफरा में जाके मैं ही बैठा हूं, तो बेटा मेरी गलती में कैसे निकालूंगा? तो इसलिए नाफरा में जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो चेयरमैन हो या फिर बाकी के बचे हुए मेंबर्स हो, वो डिक्लेयर करेंगे कि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी प्रकार का लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। उसके बाद जो भी मेंबर्स है, चेयरमैन है जो कि फुल टाइम काम कर रहे हैं, दे शैल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म। तो पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहे, मैं फुल टाइम की बात करूं, तो चेयरमैन फुल टाइम ही होता है, और जो भी मेंबर्स वो फुल टाइम हो सकते हैं नाफरा में, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट इन द नाफरा, या फिर नाफरा से वो रिजाइन करने के बाद 2 साल तक किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगे, किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं रहेंगे। जो कौन है? फुल टाइम मेंबर्स। तो फुल टाइम मेंबर्स और चेयरमैन ड्यूरिंग देयर अपॉइंटमेंट इन नाफरा एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट, यानी कि आफ्टर द ऑफिस इज बीन वैकेटेड बाय द पर्सन फ्रॉम द नाफरा, 2 साल तक वो क्या नहीं कर सकता? किसी भी ऑडिट फर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कहां पे गया? नेक्स्ट है व्हाट आर द पावर्स ऑफ नाफरा। ये बहुत जरूरी बात है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ नाफरा? नाफरा के पास 2 पावर दिए गए हैं, एक पावर है पावर टू इन्वेस्टिगेट और सिविल कोर्ट के पावर दिए हुए। ना किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? नाफरा किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, स्यू मोटो खुद से भी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रेफरेंस दिया कि जाओ जाके इसको इन्वेस्टिगेट करो, इस बॉडी कॉर्पोरेट को, इस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करो, तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इन रिलेशन टू एनी मैटर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ओके। यानी कि सीए जो लोग हैं, सीए लोग जो होते हैं, ऑडिटर जो लोग होते हैं, उनके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रिलेटेड किसी भी बंदे को या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं।
और सिविल कोड के ये सारी बातें करने के टाइम पे उनको सिविल कोड के पावर दिए हुए हैं। कौन कौन से सिविल कोड के पावर दिए गए हैं? वो किसी भी बंदे को, किसी भी कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को उनके सामने प्रस्तुत करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। वो उनको अपने ऑफिस में बुलाने का ऑर्डर पास कर सकते हैं, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, और उसको ओथ पे एग्जामिन कर सकते हैं। मैं जो भी कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अगर ये बातें बस कोर्ट में ही होनी है तो ये पावर आपने नाफरा को दिया, तो नाफरा के ऑफिस में भी ये बातें आपको सुनाई देगी। उसके बाद वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और वो कमीशन बिठा सकते हैं फॉर इंस्पेक्टिंग द कंपनी। यानी कि हो सकता है कि नाफरा दिल्ली में है और चेन्नई में कोई कंपनी है जिसका इंस्पेक्शन करना है, तो चेन्नई में वो किसी एक अपने को बेंच बिठा सकती है, किसी बंदे की कमिटी बिठा सकती है जो वहां पे कमीशन उसको बोलते हैं, जो कमीशन वहां पे इन्वेस्टिगेट करेगा। तीसरा पावर दिया गया है पेनल्टी ऑन प्रोफेशनल। सो ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी डालेंगे। देखो ना, जबरदस्त। ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी। बताओ, अगर ऑडिटर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में उसका हिस्सा है, अगर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाता है, तो अगर वो इंडिविजुअल सीए है तो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ जो जितना फीस उसने लिया उतना। बताओ, मतलब 1 लाख का मिनिमम तो लगेगा और साथ साथ मैक्सिमम जा सकता है 5 टाइम्स ऑफ फीस। यानी कि किसी का अगर मान लो फीस 1 लाख रुपए है तो 5 लाख तक उसका पेनल्टी हो सकता है, 1 लाख से लेके 5 लाख। अगर मान ले किसी का फीस 10,000 रुपए है तो कितना पेनल्टी लगेगा? सो 1 लाख और 5 टाइम्स ऑफ द फीस 50,000। 50,000 1 लाख, मिनिमम 1 लाख लिखा है ना, तो मिनिमम 1 लाख लगेगा चाहे जितना भी आपका फीस हो। और ये बढ़ के 5 टाइम्स ऑफ फीस। और अगर ये फर्म है तो मिनिमम 5 लाख लगेगा। अगर आपकी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मिनिमम 5 लाख लगेगा, और मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव, यानी कि 10 गुना आपको पेनल्टी हो जा सकती है। और साथ साथ उस सीए फर्म को प्रैक्टिस से 6 महीने से लेकर 10 साल तक बैन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब फीस तो ले लिया, साथ साथ पेट पे लात भी मारा, मतलब 6 महीने के लिए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते मिनिमम, और उसके बाद वो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है अगर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी पाए जाते हो नाफरा को। ओके, तो ये बहुत खतरनाक बातें हैं नाफरा वाली, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब ये जो भी मैंने बात किया, ठीक है ना, ये कौन से ऑडिटर के ऊपर लागू है? तो कौन से कंपनी के ऊपर अगर आप ऑडिटर हो तो ये आपके ऊपर नफरा के रूल्स लागू होते हैं। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया में लिस्टेड हो, और अगर आप उस कंपनी का ऑडिटर हो तो आपके ऊपर नफरा के रूल्स लागू है। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ या मोर, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट 500 करोड़ और मोर, 500,500, क्या बोलो 500,500, क्या पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर एंड आउटस्टैंडिंग लोन एंड डिपॉजिट अगर है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस साल में आपके ऊपर नफरा के रूल्स लागू है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी इररिस्पेक्ट ऑफ एनी क्राइटेरिया लागू है। और इन द बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी एंड पर्सन, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नफरा को लगता है कि उस कंपनी के ऑडिटर के ऊपर नफरा के रूल्स लागू करने चाहिए, तो वहां पे आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है आउटसाइड इंडिया, ओके, जिसकी सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है इंडियन कंपनी, मतलब कोई कंपनी बाहर रजिस्टर हुई है जिसकी सब्सिडरी या फिर एसोसिएट, होल्डिंग नहीं, जिसकी सब्सिडरी, यानी कि बाहर कंपनी रजिस्टर है और इंडिया में उसकी सब्सिडरी कंपनी है, बाहर कंपनी रजिस्टर है, इंडिया में उसकी एसोसिएट कंपनी है, और उसका इनकम या नेटवर्थ 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम, यानी कि कुल मिला के 20% से ज्यादा है कंसोलिडेटेड इनकम का, तो आपके ऊपर नफरा के रूल्स लागू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीमेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, ये कुछ बातें पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है ना। यस, अगेन एक पनिशमेंट का पॉइंट दिया गया है। इफ द कंपनी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और ऑडिटर और एनी अदर पर्सन कॉन्ट्रावेंस द नफरा रूल्स, अगर आपने नफरा के रूल्स को कॉन्ट्रावेंट किया, ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पेनल्टी था, नीचे अगर आपने नफरा के रूल्स को क्या किया, तोड़ा, अगर नफरा के रूल्स को कॉन्ट्रावेंट किया तो आपको 10,000 तक की पेनल्टी हो सकती है, और अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट है तो 1,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लग सकती है। क्लियर है? यह है नफरा के कुछ पॉइंट्स। मैं वापस दोहराता हूं, अगर नफरा का डिटेल डिस्कशन आपको चाहिए तो मैंने अपने एलिट प्रोफेशनल एकेडमी इस चैनल पे उसको डाल दिया है, तो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज डिटेल में उसको देखना है तो डिटेल में जाके वहां से देख लेंगे। क्लियर है? एज आई टोल्ड यू, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। अब नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द लास्ट सेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज सेक्शन नंबर 135 सीएसआर, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उसको रिवाइज करते हैं। चलो, गिव मी सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, तब तक आप भी सांस लीजिएगा। यस, तो सीएसआर, व्हाट इज सीएसआर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, अगेन ए न्यू थिंग इन द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी किन किन कंपनीज को लागू है? तो ये लागू है
टू एवरी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ या फिर मोर, और टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। ओके, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, एंड नेट प्रॉफिट 500 करोड़ और मोर। वापस एक बार, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। ओके, इसको याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क करना इस सेक्शन को। नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर, अगर ये हो जाता है ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी कंपनी के ऊपर इस साल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज सीएसआर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी है। तो आपने इस साल यानी कि पिछले साल अगर आपके तीनों में से एक कंडीशन, एक लिमिट टप जाती है, आगे हो जाती है, तो आपको इस साल क्या करना पड़ेगा, सीएसआर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब ये सीएसआर कमिटी होती क्या है, तो सीएसआर कमिटी में बेसिकली मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो भी डायरेक्टर्स है आपकी कंपनी उसमें से 3 डायरेक्टर उठाएंगे और उसकी एक कमिटी बनाएंगे सीएसआर, ठीक है, जिसमें से 2 नॉर्मल डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 का लिमिट घट के 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी कि 2 डायरेक्टर के साथ आप इंडिपेंडेंट सीएसआर कमिटी बना सकते हो। प्राइवेट कंपनी का क्या, जिसमें मिनिमम 2 ही डायरेक्टर होते हैं, तो वो 2 डायरेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं, सीएसआर कमिटी बना सकते हैं। अब ये सीएसआर कमिटी काम क्या करेगी, ये सीएसआर कमिटी काम करती है, दे फॉर्मुलेट द सीएसआर पॉलिसी, मतलब सीएसआर के रिलेटेड जो भी कामकाज करने हैं उसका एक पॉलिसी बनेगी, कंपनी ये करेगी, वो करेगी, फलाना बातें करेगी, तो ये पॉलिसी फॉर्म करेगी। कंपनी को रेकमेंड करेगी कि कितना एक्सपेंडिचर आपने करना है, तो रेकमेंड द एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर, और वो सीएसआर के पॉलिसी को, सीएसआर के एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी। मतलब ये 3 डायरेक्टर जो है वो क्या काम करेंगे, वो एक पॉलिसी बनेगी, कंपनी ने सीएसआर के अंतर्गत ये काम करने हैं, या फिर ये काम कर सकती है, या फिर इसके ऊपर कितना खर्चा हो सकता है वो रेकमेंड करेगी कि आप इतना खर्चा कर सकते हो, और ओवरऑल मॉनिटरिंग करने का काम ये करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये सीएसआर कमिटी ने ये काम कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन सीएसआर, वो कंसिडर करेंगे जो भी रिकमेंडेशन दिए हुए सेंटर सीएसआर कमिटी, जैसे कि सीएसआर पॉलिसी हो गया, कितना खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर हो गया, वो क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि सही है या नहीं है। मतलब कंपनी में मतलब 10 डायरेक्टर है, 3 डायरेक्टर का कमिटी बना हुआ है, तो बाकी के 7 डायरेक्टर्स मिलके क्या करेंगे, उस रिकमेंडेशन को क्या करेंगे, वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो भी सीएसआर पॉलिसी कंपनी ने बनाई है उसको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। 134 में मैंने देखा था, लास्ट में था कि सीएसआर पॉलिसी को उन्होंने डिस्क्लोज करना है, और इंश्योर करेंगे कि जो भी सीएसआर एक्टिविटी है वो अंडरटेक की हुई है कंपनी ने। सो इट इज अ डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी टू चेक वेदर द सीएसआर एक्टिविटी हैज बीन एक्चुअली अंडरटेकन बाय द कंपनी, ठीक है। अब कितना खर्चा करेंगे, सो आपको बोला है कि आपने एटलीस्ट मिनिमम 2% ऑफ योर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो पिछले 3 साल के, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 1920, ओके, में आपको सीएसआर एक्सपेंडिचर करना है। सो आपको 18-19, 17-18 और 16-17 में जितना भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ करता था उसका एवरेज निकालना है। अगर एवरेज में आपके दोहराए हो सकते हैं, इसके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हो, इसके ऊपर केस लड़ सकते हो, तो इसका एवरेज निकालेंगे। मान लेते हैं एवरेज निकला है आपका 150 करोड़, तो 150 करोड़ का 2% कितना हो जाता है, 3 करोड़। तो आपने मिनिमम 3 करोड़ खर्चा करना है, कब, फाइनेंशियल ईयर 1920 में, ठीक है। अब ये खर्चा कहां पे करेंगे, तो जनरली प्रेफरेंस देना है अपने लोकल एरियाज को। तो जहां पे आपकी कंपनी ऑपरेट करती है, जैसे कि मुंबई की कंपनी है, तो मुंबई कंपनी, मुंबई को प्रेफरेंस पहले देना है। ऐसा नहीं कि मुंबई में ही खर्चा करना है। कोई कंपनी मान लेते हैं गुजरात में गांधीनगर में है, तो गांधीनगर में कंपनी ने क्या करना है, अपना खर्चा करना है, उसको प्रेफरेंस देना है। हाँ, वहां पे कुछ नहीं है तो वो बाहर भी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया किधर भी। हाँ, लेकिन इंडिया के बाहर मत जाना, इंडिया में किधर भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस आपने किसको, लोकल को देना है। अब कौन कौन से एक्टिविटी सीएसआर हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या काम कर सकती है, कहां पे खर्चे कर सकती है। तो एज पर शेड्यूल 7 ये सारी बातें लिखी हुई है। तो शेड्यूल 7 में देखो यहाँ पे क्या कौन कौन सी बातें लिखी हुई है। तो ये रहा शेड्यूल 7 आपके सामने। सो इरेडिकेटिंग ऑफ हंगर, पॉवर्टी, मल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो भूखमरी है, गरीबी है, मल न्यूट्रिशन है, उसके ऊपर कुछ उसको मिटाने के लिए कंपनी ने कुछ खर्चे करने हैं। जैसे कि मान लेते कि कोई अन्न छत्र लगा दिया कंपनी ने, ओके, या फिर कोई ट्रस्ट है जो अन्न छत्र बनाती है, उसको आपने डोनेशन दे दिया, तो ये सीएसआर एक्टिविटी हो गया। प्रमोटिंग द हेल्थ केयर इंक्लूडिंग द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन, जैसे कि अभी कोरोना के चक्कर में हो रहा ना, अगर मान लो कोई कंपनी सैनिटाइजर्स बांट रही है, अगर कोई कंपनी सैनिटाइजेशन के कुछ कामकाज कर रही है अपने एरिया में, तो उसको सीएसआर मान लेंगे। स्वच्छ भारत हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंपनी प्रोवाइड कर रही है लोगों को, तो ये सीएसआर एक्टिविटी है। प्रमोटिंग एजुकेशन,
including special education, employment enhancing vocational skills to children, women, elderly, differently abled people, promoting the gender equality, empowering women, setting up homes, hostel for women, orphans, setting old age homes. Okay, ensuring the environment sustainability, ecological balance, protection of flora, fauna, animal welfare, agroforestry, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, जैसे कि अभी किले वगैरह है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने खर्चा किया, वो भी सीएसआर में आ जाएगा। कल्चरल रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग साइट, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क्स आर्ट, मेजर्स फॉर बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्सेस, वेटरन्स, वॉर्स, विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनल रिकग्नाइज स्पोर्ट, जैसे कि क्रिकेट हो गया, या फिर कबड्डी हो गया, अभी वो चल रहा है ना, खो खो वगैरह चलता है, कुश्ती वगैरह होगी, तो इसको प्रमोट करने के लिए आपने कोई खर्चा किया तो वो भी सीएसआर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, हाँ, सीएम नेशनल रिलीफ फंड, सीएम केयर या फिर सीएम रिलीफ फंड में आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका ये वैलिड नहीं माना जाएगा। आपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आपने क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है, जैसे पीएम केयर फंड हो गया, उसमें आप करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद कुछ रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च के लिए आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में अपने रिसर्च कुछ कर रहे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड कोई एस्टैब्लिशमेंट है, उसको अपने डोनेशन दिया तो वो भी क्या हो जाएगा बोलो, आपके क्या बोलते हैं, वो सीएसआर आपका कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंड यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, ये आईआईटी नया ऐड हुआ है, ये याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। मैंने मेरी जो अमेंडमेंट बैच है, ठीक है ना, जो नवंबर 20 की मेरी अमेंडमेंट बैच है, इसमें मैंने अमेंडमेंट सारे कवर कर लिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऊपर आई बटन पे दिख रहा है। तो अगर आपको अमेंडमेंट भी प्रिपेयर करने हैं फॉर नवंबर 2020 तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने ये अमेंडमेंट कवर करा हुआ है कि आईआईटी नया से ऐड हुआ है, अगर आपने आईआईटी को कुछ डोनेशन दे दिया तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे बोलो, सीएसआर में इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा क्या बोलो आपका चैप्टर, दैट इज अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जिसमें सेक्शन 129 से सेक्शन नंबर 138 तक इतनी सारी बातें कवर्ड हो गई थी। ठीक है, चलो, सो आई होप ये भी चैप्टर आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। आपके रिलेटेड चैप्टर है, इसलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर 2 मिनट का ब्रेक चाहिए तो 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद इस चैप्टर की तरफ आप देख सकते हो।